द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन और मित्र तैयार हो जाइए। अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने के लिए। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो प्रश्न आपके सही रहेंगे उनके आगे सही का निशान, जो प्रश्न आपका गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि टोटल मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हम सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है। विकल्प पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका जवाब देने की कोशिश करना है। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक कौन सा जानवर रह सकता है, यही आपको बताना है। और ये आपके 4 विकल्प हैं। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा आंसर बताने के लिए। यही हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो देखिए, अगर भारतीय परिवेश में बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊँट सही होगा। लेकिन इस प्रश्न के लिए जो आपके इस प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कंगारू चूहा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो चूहे पाए जाते हैं वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किसी भी प्रश्न के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर परीक्षा देते हैं, सेम उसी तरीके से आपको परीक्षा यहाँ पर देना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो हंगुल के लिए मुख्य रूप से ये जाना जाता है। अगले बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। तो ओजोन की सर्वाधिक मात्रा किस परत में पाई जाती है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर सारे नाम इंग्लिश में लिखे गए हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि ये जो वायुमंडल की परतें होती हैं उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी विकल्प हिंदी में दिया होता है, कभी कभी विकल्प अंग्रेजी में दिया होता है। तो आंसर बताने की कोशिश करिए कि ओजोन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं, वहीं पर ओजोन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर के प्रश्न पर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर के प्रश्न पर, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया। यानी शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय किया गया और कब किया गया, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 में ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सूची मिलाना है, तो ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा। हो सकता है आपको दिखे भी ना, चलिए देखने की कोशिश करिएगा। चलिए इतना बहुत है,
ठीक है, इतना बहुत है, इसके आगे छोटा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ क्या दिया गया है, एल्युमिनियम की कंपनी है, दूसरी तरफ वो कहाँ पर है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जोड़ा मिला लेना है, एल्युमिनियम की कौन सी कंपनी किस जगह पर है, और जोड़ा मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पहले जो हमारा बाल्को है वो कहाँ पर है, वो कोरबा में है। और आपका हिंडाल्को कहाँ, हिंडाल्को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। ये आपका सबसे नीचे वाला जो नंबर है रेनकूट यहाँ पर है। तो बी वाला नंबर कहाँ पर है, चौथे नंबर पर। उसके बाद सी यानी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, वो कहाँ पर है, वो आपके हीराकुंड में है। ठीक है, हीराकुंड कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। और आपके जो चौथे नंबर की कंपनी है नालको, उसके लिए क्या बचा है, तीसरा ऑप्शन कोरापुट। तो तीसरा ऑप्शन कोरापुट बचा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, 2, 4 और 1, 3, ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा देख लेते हैं। ऑप्शन पूरे नहीं दिखे थे, लेकिन हमारा बी ही सही था, इसलिए उसी को बताया गया है। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हिंडाल्को कहाँ पर है ये आपको रटा होना चाहिए कि हिंडाल्को बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 रेनकूट में है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये आपको बताना है। पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। एक पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं। तो स्वर्ण त्रिभुज में किस शहरों को शामिल किया जाता है ये आपको बताना है। विकल्प ध्यान से देख लीजिए, आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा आंसर बताने के लिए। तो 9वें प्रश्न में जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। इसको हम लोग स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हमें भारत के पश्चिमी तट पर चलना है और पश्चिमी तट पर चलने के बाद ऊपर चलना है यानी उत्तरी भाग में, जो कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के संबंधित तट है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं यही आपको बताना है। प्रश्न कभी कभी घुमा के दे दिया जाता है, आपको सीधा नहीं पूछा जाता है, घुमा के पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। कोंकण तट के नाम से हम लोग जानते हैं। 11 नंबर का प्रश्न 4-5 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वह क्या है। यानी कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाते हैं इस चैनल के माध्यम से तो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, नाइट्रेट के रूप में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पर। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तुक्का लगाने की कोशिश मत करिए, अगर आ रहा हो तभी आंसर बताइए, क्योंकि आपके परीक्षा में 1/4 की माइनस मार्किंग है। अगर एक प्रश्न गलत करेंगे तो उसमें 0.25 नंबर आपका कट जाएगा और इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो ये जो तापमापी लिखे गए हैं 4, इसमें पायरोमीटर किसका नाम है यही आपको बताना है। तो 13वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अब डायनमो के ऊपर आते हैं। डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन करता है यही आपको बताना है।
विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो 14 नंबर के प्रश्न में हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो। ठीक है। 15 नंबर पे चलते हैं। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने सारे यंत्र हैं वो आपको रट लेना है। ये आपके लूसेंट या अरिहंत कोई भी बुक आपके पास होगी उसमें दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग वायु की गति नापने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए इसे एडजस्ट करने के लिए। हाँ, तो मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। 17 नंबर पर चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। यानी आपको बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत हमारा संबंधित है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत बताता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पॉलिटी के प्रश्नों पर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और पारित करने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में अगर कितने दिन तक कार्रवाई ना करें तो उसे पारित मान लिया जाएगा। तो वही कितने दिन का आंसर आपको बताना है। तो 18वें प्रश्न में हमारा सही आंसर रहेगा 14 दिन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित था, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के मध्य। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं उसी के बारे में सरकारिया आयोग बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न पर। राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग के बारे में बताना है यह किस प्रकार की संस्था है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संस्था है। 21 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आसान प्रश्न है। पंचायती राज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पंचायती राज व्यवस्था को जाके चाहे लूसेंट की बुक हो या कोई भी बुक हो आपके पास, उससे रट डालिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भाग IX, जिसको हम लोग भाग 9 भी कहते हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक और प्रश्न आपके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो 23 नंबर के प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए क्या अपनाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। चलिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक और प्रश्न, यानी कि 3 प्रश्न एक ही सब्जेक्ट से, एक ही टॉपिक से आ चुका है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है भारत में, ये आपको बताना है।
तो 24 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, B.R. मेहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शिक्षा नीति पर हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है उसके लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन है, यही आपको बताना है। तो 25 नंबर के प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है जिससे उत्पादन किया जाता है, उसका नाम आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर नहीं देना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, बेला डीला जो खान है वो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार पाया जाता है? तो जो टिन अयस्क है सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? गलत आंसर मत दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। छत्तीसगढ़ में टिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 28 नंबर पर चलते हैं, आपके जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इतिहास, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो इतिहास नहीं, ये पॉलिटी का ही प्रश्न है जो कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक के बारे में पूछ रहा है। इसे राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये कब की बात है? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये इंग्लैंड में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को पारित कराया गया था, तो उसको स्वीकृति कब मिली थी वही आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, 18 जुलाई 1947। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ की जो लाइन है वो किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सबको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। 30 नंबर पर चलते हैं, ट्राइफेम किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो ट्राइफेम के बारे में बताना है, यह किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो 30 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ग्रामीण विकास। आगे बढ़ते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र ये किसकी अवधारणा है? तो जो निर्धनता का दुष्चक्र बताया गया है ये किसकी अवधारणा है, किस अर्थशास्त्री की अवधारणा थी, यही आपको बताना है। तुक्का लगाने की कोशिश मत करिए, यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नक्शे द्वारा। तो नक्शे जो हैं आपके अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने निर्धनता का दुष्चक्र इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, आपके सूची से संबंधित प्रश्न हैं। एक तरफ आपके प्रमुख अभियान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्षों को लिखा गया है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, अब सही है। अब आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसे कब अपनाया गया और नीचे आपके विकल्प दिए गए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समय लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सबसे नीचे वाला ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था? 2001 में चालू किया गया था। साक्षर भारत अभियान कब चालू किया गया? 2009 में चालू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चालू किया गया? 1987 में चालू किया गया। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कार्यक्रम कब चालू किया गया? ये कार्यक्रम 1988 में चालू किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक, 33 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो आपको
इन 4 विकल्पों में से बताना है कि उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे 34 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको आपस में जोड़ता है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको आपस में जोड़ता है। तो 34वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। क्लियर। 35 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संत अलवर संत नहीं है, अलवर संत नहीं है, ये आपको बताना है। तो अलवर संत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तिरुज्ञान, तिरुज्ञान बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में जो दीक्षा दी गई थी तो सबसे आखिरी बार किसे दीक्षा दिया गया था, यही आपको बताना है। तो 36 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सुभद्र को सबसे अंतिम बार में शिक्षा दी गई थी, सबसे आखिरी में शिक्षा दिया था किसने दिया था, गौतम बुद्ध के द्वारा। 37 नंबर के प्रश्न से हमारा करंट अफेयर चालू हो जाता है। करंट अफेयर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है डिजी नेस्ट, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यही आपको बताना है। और ये घटना है दिसंबर 2020 की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के द्वारा यह चालू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर। म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। तो म्यांमार देश ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी अपनी नौसेना में शामिल किया है, ये आपको बताना है। तो 38 प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, IN सिंधुवीर। तो INS सिंधुवीर को म्यांमार ने अपनी नौसेना में शामिल किया गया है। 39 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हम लोग ICG भी कहते हैं, ने मैरीटाइम सर्च एवं रेवेन्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये तो हमारा डाटा हो गया। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है। तो 7 एशियाई देश शामिल हैं। आपको विकल्प में 4 देश दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 39वें नंबर के प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लाओस। लाओस इस समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं है। चलिए 40 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ देखिए, 40 नंबर का प्रश्न बहुत ही बड़ा है। ये आपके जिस प्रकार से पीसीएस की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार का ये प्रश्न है जो आपका 40 नंबर का प्रश्न लिखा गया है। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर्स के लिए आपको एक बात बताई है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 7 या 8 नंबरों का करंट अफेयर्स आता भी है, उसमें 1-2 नंबर आपके छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़िए। अगर 7 नंबर का करंट अफेयर्स आता है तो उसमें 5 भी सही हो जाते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी बात है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेन सब्जेक्ट और सामान्य ज्ञान की जो दूसरी चीज़ें हैं, जो कि आपका इतिहास भूगोल पढ़ना होता है और रीजनिंग पढ़ना होता है, उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो उस पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स अगर डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही लेंदी आपके लिए परीक्षा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना था भैया,
यहाँ पर आपको डॉक्टर बी शांताराम के बारे में पढ़ना था, उनकी पूरी डिटेल पढ़ना था कि कब पद्म विभूषण दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया। तो इसमें इतना सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए तो उसे छोड़ देना है, नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 40वें नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त सभी। आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले उसमें विकल्प लिखा हो उपयुक्त सभी, तो समझ लीजिए 75% केस में यही विकल्प उपयुक्त सभी ही आपका सही होता है। ये 75% केस में सही होता है, 25% के केस में ये गलत भी हो सकता है। तो अगर आपका कुछ ना समझ में आए तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर आप टिक लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया था, और ये कब किया गया था यही आपको बताना है। तो देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 18 जनवरी 2021 को सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेशी विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किसने किया था, जो कि स्वदेश में ही निर्मित की गई थी? और ये घटना है 15 जनवरी इसी वर्ष 15 जनवरी 2021 की। तो अनावरण किसने किया ये आपको नाम बताना है। इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। और 43 नंबर के प्रश्न से आप देख रहे हैं कि ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हमने आपको बताया है कि जो हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं लेकिन अन्य परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए रीजनिंग और मैथ ये दोनों बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो शिक्षक भर्ती के साथ साथ UPSSC अथवा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की तैयारी करते हैं तो उनके लिए रीजनिंग तो बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो रीजनिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम जो रीजनिंग के ये आपके पास प्रश्न हैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें रीजनिंग के सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल विस्तृत व्याख्या के साथ समझाया जाता है। तो आप लोग इस रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वो रीजनिंग वाले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 48 नंबर तक आपके पास रीजनिंग के प्रश्न है, 49 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर के प्रश्न बना है कि फरवरी 2021 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन घटना है फरवरी 2021 की, के महानिदेशक कौन है यही आपको बताना है। ये संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। रीजनिंग के प्रश्न छोड़ दिए हैं, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो आएगी। अगर आपका रीजनिंग कमज़ोर है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।